प्रीमियर लीग वापस शुरू होने वाली है बॉक्सिंग डे को, और उसके ही कुछ दिनों बाद से जनवरी 1 से हमारी ट्रांसफर विंडो भी शुरू हो जाएगी। तो इसी की वजह से अब हमें गर्मा गर्मी दिख रही है मार्केट में, रूमर्स दिख रहे हैं दाएं बाएं, हर जगह से हमें रूमर्स दिख रहे हैं। और आर्सेनल से रिलेटेड जितने भी रूमर्स हैं, स्पेशली कल हमारे बहुत सारे सॉलिड रूमर्स आए, सॉलिड रिपोर्टर्स लाइक हमारे डेविड ओनस्टीन की तरफ से, फब्रिसियो रोमानो की तरफ से खबरें आई। तो उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि आर्सेनल को क्या चाहिए और क्या अभी रूमर्स निकल के आ रही है, और क्या मुझे लगता है कि कौन से प्लेयर्स आर्सेनल सही में लाएगी, और बाकी क्या क्या हमारी न्यूज़ें सिर्फ हवाबाजी है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड कप चल ही रहा है तो उनके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ बना ही रहा हूँ, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो हमें जैसे पता है कि हमें प्लेयर्स की ज़रूरत थी, लास्ट जनवरी विंडो में भी ज़रूरत थी, तब हम नहीं लाए। हमें पता है उसका क्या फाइनल आउटकम आया कि हम टॉप 4 मिस कर गए। इस विंडो में हमें समर विंडो में हमने डिसेंट बिजनेस किया आर्सेनल ने, और उसका असर हमें दिखा। आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग, 5 पॉइंट्स क्लियर आफ्टर 14 प्रीमियर लीग गेम्स। ज़्यादा गेम्स नहीं है बट स्टिल वी आर 5 पॉइंट्स क्लियर। और मैनचेस्टर सिटी जो कि बहुत बेहतरीन खेल रही है, उनसे 5 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आर्सेनल को अब रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, और उसमें ज़्यादा आग में घी डालने का काम हो गया कि गैब्रियल हेजूस इज़ इंजर्ड। हमारे पूरे अटैक को रिफॉर्म कर दिया था उन्होंने, अलग जान डाल दी थी पूरे अटैक में। और अब गैब्रियल हेजूस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी पूरी स्क्वाड में, वो एक लंबे टाइम के लिए बाहर हो गए हैं। तो हमें वहाँ पे रिप्लेसमेंट ज़रूर चाहिए, और एडुकेट रिप्लेसमेंट चाहिए, ऐसा कोई टाइम पास नहीं चाहिए, बिकॉज टाइम पास से हम टाइटल चार्ज नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं सभी खबरों के बीच में आ रहा है कि जो क्रोंकीज़ हैं वो आर्सेनल को बैक करने वाले हैं, आर्टेटा और एडू को बैक करने वाले हैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। और वो चाहते हैं कि आर्सेनल इस टाइटल की तरफ पुश करे। तो उस टाइटल की तरफ पुश करने के लिए हमें डेफिनेटली प्लेयर्स चाहिए, बिकॉज जब हेजूस इंजर्ड नहीं भी हुए थे उससे पहले भी हमें एक वाइड फॉरवर्ड चाहिए था जो दोनों विंग्स पे खेल सके, और एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो मिडफील्ड में नंबर 8 या नंबर 6 के रोल में खेल सके। बिकॉज पार्टी अगर कभी इंजर्ड होते हैं तो मेरे को एलनेनी में भरोसा है कि वो नंबर 6 वाला रोल खेल सकते हैं, बट एलनेनी भी थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास जाका का भी कोई आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक सांबी अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लाइक मैं एक टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट था सांबी में, बट अब मेरे उनके स्टॉक सारे मैंने बेच दिए हैं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है सांबी पे कि वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं आर्सेनल के लेवल पे या नहीं। तो हमें डेफिनेटली वहाँ पर एक मिडफील्डर चाहिए था पहले। गैब्रियल हेजूस की इंजरी से पहले की बात कर रहा हूँ कि हमें एक मिडफील्डर और एक विंगर चाहिए था। मिडफील्डर भले ही वो एक नंबर 6 हो सकता था या नंबर 8 हो सकता था, पर एक मिडफील्डर हमें सॉलिड मिडफील्डर चाहिए था। तो ये 2 रिक्वायरमेंट हमारी गैब्रियल हेजूस की इंजरी से पहले थी। लेकिन उसके बाद जब गैब्रियल हेजूस इंजर्ड हो गए तो आई थिंक आर्सेनल के प्लान्स में डेफिनेटली चेंज आएगा, बिकॉज सिर्फ एडी एनकेटिया पे हम रिलाय नहीं कर सकते। गैब्रियल हेजूस टाइम लग सकता है, उन्हें 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, टाइमलाइन नहीं है कोई अभी। और इतना टाइम लगेगा तो सिर्फ एडी एनकेटिया पे भरोसा करना सही नहीं रहेगा। इतने टाइम के लिए तो हम सिर्फ गैब्रियल हेजूस पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे अगर एडी इंजर्ड होते। तो ये काफ़ी कनंड्रम हो चुका है आर्टेटा और एडू के लिए कि वो उन्हें किस टाइप का प्लेयर साइन करना है। बिकॉज जनवरी में आप इतने पैसे तो खर्च नहीं कर पाएंगे कि आप एक वाइड फॉरवर्ड भी ले आएँ और आप एक स्ट्राइकर भी ले आए, आप एक मिडफील्डर भी ले आए। और जनवरी में आपको पता है कि मार्केट कितनी टफ होती है। लास्ट टाइम भी हम कोई प्लेयर इसलिए नहीं ला पाए थे बिकॉज कोई प्लेयर मिला नहीं आर्सेनल को। और आर्टेटा का बिल्कुल ये सीधी बात है कि सही प्लेयर मिलेगा तभी लाएंगे, बिकॉज फालतू प्लेयर ला के फिर उन्हें मूव ऑन कराना मुश्किल हो जाता है। आप फालतू की वेजेस देते हैं उन्हें आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके निकालना पड़ता है, जैसे काफ़ी सारे प्लेयर्स को किया। तो पैनिक साइनिंग आर्सेनल बिल्कुल नहीं करेगी, बट आर्सेनल के पास इस बार टाइम रहा है। जो हमारा वर्ल्ड कप ब्रेक आया उसकी वजह से आर्सेनल प्रिपेयर हो चुकी है कि उन्हें जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या करना है। तो अब मैं प्लेयर्स के नाम लूँ तो सबसे पहला नाम जो काफ़ी टाइम से आर्सेनल से लिंक है वो है शाख्तार दोनेत्स्क के मिखालो मुद्रिक। तो मुद्रिक जो हैं वो आर्सेनल से समर विंडो में भी लिंक्ड थे, तब मूव 50 मिलियन का हो रहा था। उनका थोड़ा अच्छा सीजन चला गया, उन्होंने 12 मैचेस में 7 गोल और 7 असिस्ट कर दिए हैं। जो यूक्रेन की लीग है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज अभी हमें पता है यूक्रेन में क्या सिचुएशन है और लीग की क्वालिटी क्या है वो भी हमें पता ही है। बट जो मेन चीज़ है, उन्होंने जो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस हैं उसमें परफॉर्मेंस दिखाई है, रियल मैड्रिड जैसी बड़ी बड़ी साइड्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। गोल स्कोर करें उनके 6 मैचेस में 3 गोल हैं चैंपियंस लीग में। लास्ट टाइम भी उन्होंने चैंपियंस लीग में गोल स्कोर करे थे। तो ही इज़ अ वेरी गुड आउटलेट।
वो विंग पर बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास स्पेस है, फिजिकलिटी है, एक अच्छे बिल्ड के प्लेयर हैं और उनका क्लोज कंट्रोल बहुत अच्छा है। जितना मैंने उनकी क्लिप्स वगैरह देखी है, कोई मैच मैंने नहीं देखा, एक आधी चैंपियंस लीग का मैच देखा है, और काउंटर पे बहुत अच्छे तरीके से हिट कर सकते हैं वो। तो डेफिनेटली ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर और काफ़ी सारी टीम्स इंटरेस्टेड थी उनमें, एवर्टन थी, ब्रेंटफोर्ड थी, अब तो उनकी औकात से बाहर जा चुके हैं मिखाइलो मुद्रिक। बट शाख्तार दोनेत्स्क के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उनका ये मानना है कि वो 100 मिलियन के प्लेयर हैं, जिस रेट पर ग्रिलिश गए थे, एंटनी गए थे, उस रेट पर जाने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल गलत वैल्यूएशन है, बिकॉज ग्रिलिश प्रीमियर लीग टू प्रीमियर लीग मूव करे थे, एंटनी के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड वर डेस्परेट, आर्सेनल विल नॉट पे 100 मिलियन फॉर मिखाइलो मुद्रिक। आप जहां मर्जी लिखवा लो मेरे से ये बात, आर्सेनल 100 मिलियन यूरोज कभी पे नहीं करेगी मिखाइलो मुद्रिक के लिए, कोई चांस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनती। आर्सेनल ने वैसे भी ओवर पे करना बंद कर दिया है और स्पेशली 100 मिलियन इज वे आउट ऑफ स्कोप, बिकॉज वो उस वैल्यू के प्लेयर नहीं है। अभी वो 21 ही साल के हैं, अभी उन्हें डेवलप होना है, एक टॉप क्लास प्लेयर बन सकते हैं, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकते हैं, बट ही इज़ नॉट दैट प्लेयर राइट नाउ। और आप एक जो मीडियम लेवल का प्लेयर है जो अभी डेवलप हो रहा है उसके लिए आप 100 मिलियन नहीं पे करते हैं, स्पेशली आर्सेनल तो नहीं पे करेगी। तो ये चीज़ शाख्तार वालों को समझ जानी चाहिए कि अगर आपको अपना प्लेयर अपने पास बैठा के रखना है तो आप 100 मिलियन मांगते रहें, बिकॉज नोबडी विल पे। आर्सेनल क्या कोई भी टीम पे नहीं करेगी उनके लिए। और मुद्रिक ने भी काफ़ी बार कहा है इनडायरेक्टली अपने की 40 मिलियन उनकी वैल्यूएशन है, उन्होंने स्टोरी वगैरह भी डाली थी इंस्टा पे। और जो जिनचेंको की वाइफ है उनके साथ भी उनका एक इंटरव्यू था जिसमें भी उन्होंने हिंट करने की कोशिश करी थी कि वो आर्सेनल के लिए खेलना चाहते हैं। तो मुद्रिक की तरफ से तो पूरा एफर्ट डल रहा है, अब देखना रहेगा आर्सेनल और शाख्तार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में कुछ सेटलमेंट हो पाता है या नहीं। मेरे को लग रहा है हो जाएगा 50-60 मिलियन के आसपास। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा पे करना चाहिए और इससे ज़्यादा उनकी वर्थ भी है। उसके अलावा जो एक और प्लेयर से हम लिंक हो रहे हैं अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में, वो हैं जाओ फिलिक्स। तो जाओ फिलिक्स सबको पता है उन्होंने बड़ा मूव लिया था अपना बेनफिका से एटलेटिको मैड्रिड में, 127 मिलियन यूरोस की फ़ी पे करी थी एटलेटिको मैड्रिड ने जाओ फिलिक्स के लिए। बट उन्होंने बिल्कुल भी उस फ़ी को अभी तक जस्टिफाई नहीं किया अपने एटलेटिको के करियर में। काफ़ी हद तक आप सिमियोनी पर भी ब्लेम डाल सकते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनका जो डिफेंसिव माइंडसेट है सिमियोनी का, उनकी टीम जिस तरीके से सेटअप करते हैं उसमें जाओ फिलिक्स पूरी तरीके से फल फूल नहीं रहे हैं, वहाँ पे वो गोल्स और असिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। बट जाओ फिलिक्स ने भी उतनी मदद नहीं करी अपने करियर को, वो उतना वर्क रेट नहीं प्रोवाइड करते, फिजिकली उतने टॉप प्लेयर नहीं कहूँगा बिकॉज ईजिली बुली हो जाते हैं ऑफ द बॉल। तो जाओ फिलिक्स यार अच्छे प्लेयर लगते हैं मेरे को, बट मुझे नहीं लगता कि वो आर्सेनल के सिस्टम के लिए सूटेड हैं। अब मैं कोई इतना टेक्नीशियन नहीं हूँ कि भाई हो सकता है आर्टेटा के पास उनके लिए कोई प्लान हो, बट जिस तरीके की फ़ी वो कमांड करेंगे, उन्होंने 127 मिलियन पे करे थे, आई थिंक वो 70-80 मिलियन या 100 मिलियन के आसपास मिनिमम आस्क करेंगे जाओ फिलिक्स के लिए। अब भले ही वो लोन दे दें पहले आपको, लोन विद एन ऑप्शन और ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑप्शन तो नहीं देंगे, ऑब्लिगेशन ही देंगे, तो मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनता है। अब हो सकता है कि हम उनके लिए 100 मिलियन पे कर दें और वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाए, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी भाई तुम क्या बोल रहे थे। बट जो जाओ फिलिक्स के लिए डिमांड करेगी एटलेटिको मैड्रिड और जो जाओ फिलिक्स का प्रूवन टैलेंट है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। 100 मिलियन का प्राइस टैग जाओ फिलिक्स जस्टिफाई नहीं करते हैं। उसके साथ साथ जाओ फिलिक्स एटलेटिको मैड्रिड में एक बहुत हाई वेज पे हैं, 200K से भी ऊपर की वेज है। तो अगर वो आर्सेनल आते हैं तो वो सेम वेज या उससे ज़्यादा वेज डिमांड करेंगे, एंड दैट अगेन डजंट जस्टिफाई जो वो आउटकम आपको दे रहे हैं, जो आउटपुट है अभी तक उनका। तो मेरे ख्याल से इस रीज़न से जाओ फिलिक्स इज़ नॉट अ वेरी गुड सूट फॉर आर्सेनल। वो एक चेल्सी या यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए ज़्यादा बेटर सूट करते हैं, बिकॉज वो एक आउट एंड आउट नंबर 9 की तरह नहीं खेल सकते। आप गैब्रियल हेजूस को देखिए, वो भी एक प्योर नंबर 9 नहीं है, बट ही इज़ वेरी फिजिकल प्लेयर। वो पूरी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, डिफेंडर्स को होल्ड करते हैं। जाओ फिलिक्स मेरे को नहीं लगता वो ये चीज़ कर पाएंगे। वो सेकंड स्ट्राइकर टाइप खेलते हैं, जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैं वो भी उसी सिस्टम में आई है। अभी वो पोर्चुगल के लिए भी 2 स्ट्राइकर वाले सिस्टम में खेल रहे थे, जहाँ पे वो एज ए सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे। तो आर्सेनल वो सिस्टम नहीं खेलती, और एक ऐसा प्लेयर लाना फिर उसके हिसाब से सिस्टम अपना पूरा बदलना, आई डोंट थिंक आर्टेटा ऐसा करेंगे। और ये जाओ फिलिक्स की न्यूज़ मेरे को तो पूरी तरीके से बस एक स्मोक स्क्रीन लग रही है, ताकि जो मुद्रिक के प्राइस हैं वो कम करवा सकें। आई थिंक सो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है। और जाओ फिलिक्स आई डोंट थिंक, इन माय पर्सनल ओपिनियन जाओ फिलिक्स आएंगे, बाकी आप लोग को लग सकता है। उसके साथ साथ एक और एटलेटिको मैड्रिड के जो स्ट्राइकर हैं जो आउट ऑफ फेवर हो रखे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बेकार हैं, वो है मथेस कुन्या। तो कुन्या जो कि एक टाइम पे ब्राज़ील की टीम में खेलते थे, बट उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से वर्ल्ड कप वाली टीम में पिक तक नहीं हुए वो।
और वो ज़्यादा बेटर सूट कर सकते हैं आर्सेनल के लिए अगर आर्सेनल उन्हें ले पाए। वुल्व्स से लिंक हो रहे हैं वो, तो डेफिनेटली एटलेटिको उन्हें निकालना चाह रही है। एटलेटिको ने उन पे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करे थे, 20 मिलियन करीब कुछ खर्च करे थे, तो आई डोंट थिंक कि वो उससे ज़्यादा फ़ी डिमांड करेंगे, 25 या 30 या 20 मिलियन में भी आ सकते हैं। तो ही कुड बी अ बेटर सूट फॉर आर्सेनल अगर आर्सेनल एक मुद्रिक और कुन्या जैसा प्लेयर ले आए जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं। गैब्रियल हेजूस की एक आप बोल सकते हैं एक कॉपी टाइप है मैथियस कुन्या, डेफिनेटली नॉट एट द सेम लेवल से सेम क्वालिटी के नहीं है, बट आपको प्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं, फिजिकलिटी वाला फैक्टर प्रोवाइड करते हैं और ब्राज़ीलियन फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मेरे को कोई बोले कि जाओ फिलिक्स या मुद्रिक प्लस कुन्या, आई वुड चूज़ द सेकंड ऑप्शन दैट इज़ मुद्रिक प्लस कुन्या, बिकॉज वो हमारे वेज बिल को भी ज़्यादा सूट करेगा और ज़्यादा हमारे सिस्टम को भी सूट करेंगे दो प्लेयर्स। और मेरे को वैसे भी 2 अटैकर्स चाहिए थे, मेरे को गैब्रियल हेजूस की इंजरी से पहले भी एक अटैकर चाहिए था और एक स्ट्राइकर हमने सोचा था कि हम समर में ला सकते हैं, बट अगर गैब्रियल हेजूस लंबे टाइम के लिए जैसे हमें पता है बाहर हैं तो हमें 2 अटैकर चाहिए अगर हमें टाइटल चार्ज प्लस यूरोपा लीग चार्ज अपनी मेंटेन करके रखनी है। तो मैथियस कुन्या एक अच्छा शाउट हो सकते हैं अगर आर्सेनल उनकी डील कुछ सस्ते में कर ले, लाइक लोन कर ले तो काफ़ी और बेहतर रहेगा, हमें पता भी चल जाएगा वो किस क्वालिटी के प्लेयर है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी क्या है, बिकॉज स्ट्राइकर्स के लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी मैटर करता है। और कुन्या जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही हैं, उन्हें मिनट्स उतने नहीं मिले हैं रिसेंटली, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो सकता है, बट देखते हैं क्या डील्स हो पाती हैं। मुद्रिक ऐसी डील है जो मेरे को लग रहा है डेफिनेटली हो जाएगी, बाकी कुन्या और फिलिक्स तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे होगी, बस मेरे को स्मोक स्क्रीन लग रही है और फालतू की रूमर्स लग रही हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्सेनल आर लीडिंग द रेस या याडा, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। मुझे लगता भी नहीं है वो आर्सेनल टाइप के प्लेयर हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा मिडफील्ड की बात करें तो डनीलो से हम लिंक हैं, समर में भी लिंक हुए थे, पाल्मेरास के प्लेयर हैं, उनका सीज़न ख़त्म हो गया है ब्राज़ीलियन लीग वालों का, तो अभी वो इजीली आ सकते हैं, बट अब कहा जा रहा है कि आर्सेनल आर नो मोर इंटरेस्टेड इन हिम, और काफ़ी हद तक सही भी है बिकॉज वो 21 साल के हैं और अभी भी वो पाल्मेरास में ही खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ऐसे कोई ब्रेक थ्रू टैलेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा दैट ही इज़ अ बैड प्लेयर, कुछ प्लेयर्स का पीक देर में आता है, कुछ प्लेयर बाद में ब्लूम करते हैं, तो उस टाइप के भी प्लेयर हो सकते हैं, बट लेफ़्ट फुटेड प्लेयर हैं जो डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल सकते हैं, 8 में खेल सकते हैं। आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लेफ़्ट फुटेड प्लेयर हैं और शायद उनकी क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं है कि वो हमें टाइटल चार्ज में हेल्प कर पाए, और मेरे ख्याल से सही डिसीजन है। अगर वो उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है तो फालतू में एक और बॉडी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज सांभी लोगों का भी सेम सिचुएशन में हमारे पास पड़े हुए हैं कि हमें पता नहीं कि उन्हें मूव ऑन करना है, अपने पास रखना है, तो एक और ऐसा प्लेयर लाने का कोई सेंस नहीं बनता है। और हमारे पास यंगस्टर्स तो काफ़ी आ ही रहे हैं अपने सिस्टम से, तो सेंस नहीं बनती अगर हम एक और सेम टाइप का प्लेयर ले आएँ। बट उसके अलावा जिससे हम लिंक हो गए हैं अभी वो है यूनू मूसा, जो कि यूएसए इंटरनेशनल हैं, जो अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। आर्सेनल के अंडर 18 के प्लेयर थे, आर्सेनल की एकेडमी के टैलेंट थे, फिर वेलेंसिया चले गए, अभी वेलेंसिया के लिए पिछले सीजन से वो फर्स्ट टीम फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी 20 ही साल के हैं, अच्छी खासी फिजिकलिटी वाले प्लेयर हैं। अब मेरे को ये नहीं पता वो डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल पाएंगे या नहीं, बिकॉज यूएसए के लिए वो उस पोजीशन में नहीं खेलते हैं नेसेसरली, वो ज़्यादा एक तरीके से बॉक्स टू बॉक्स टाइप वाले रोल में खेलते हैं, बट क्योंकि वो अभी सिर्फ 20 ही साल के हैं, अभी 20 साल के हुए हैं कुछ टाइम पहले ही, तो आई थिंक उन्हें ईजिली मोल्ड किया जा सकता है उस टाइप के प्लेयर में। और आर्सेनल के एकेडमी से आए हैं तो वो आर्सेनल थ्रू एंड थ्रू वाली बात भी है, तो आई वुड लाइक अ प्लेयर लाइक हिम कि भाई वापस आ रहे हैं अपने होम पर, तो देखना रहेगा कि आर्सेनल उन्हें लाती है नहीं, बिकॉज वो भी एक यंग टैलेंट ही है, कोई एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं है। टीलमंस एक ऐसे प्लेयर हैं जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं और सस्ते में भी आ जाएंगे, और आर्सेनल पता नहीं कितने टाइम से उनसे लिंक हो रही है, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आर्सेनल टीलमंस के लिए जाएगी, बिकॉज जा रही होती तो पहले ही ले आती, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं टीलमंस पे। आई डोंट थिंक आर्सेनल टीलमंस के लिए जा रही है, एक यंग प्लेयर के लिए ही जाएगी जो कि जाका वाले रोल में खेल सके, और टीलमंस भी नंबर 6 तो है नहीं, यूनो मूसा भी नंबर 6 नहीं है, तो सेंस नहीं बनता अगर हम टीलमंस को लाएँ जो कि अब एंड ऑफ द प्राइम की तरफ जाने लगे, अपने प्राइम के लाइक लेटर स्टेजेस में आ चुके हैं वो, और आई डोंट थिंक कि आर्सेनल उनके लिए रियली इंटरेस्टेड है, पर फिर भी देखना रहेगा, बिकॉज एक मिडफील्डर डेफिनेटली हमें चाहिए। मिडफील्ड में भी हमारे पास कोई डेप्थ नहीं है, अगर जाका एंड पार्टे दोनों इंजर्ड हो जाते हैं तो वी आर फिनिटो, हम बिल्कुल बी स्क्वाड खिलाने लग जाएंगे, तो हमें और वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि केएससी इतना पैसा खर्च करेगा? बिकॉज जितने लिंक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मिनिमम 100 मिलियन यूरोस तो आर्सेनल खर्च करेगी ही करेगी, बट देखना रहेगा। पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनके अकॉर्डिंग
50 मिलियन ही आर्सेनल का बजट था। 50 मिलियन में तो एक प्लेयर आ पाएगा बस, जो हम 2-2 3-3 प्लेयर के 4-4 प्लेयर के लिंक्स देख रहे हैं। और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 2 प्लेयर तो मिनिमम आने चाहिए एंड आई वुड लाइक 3 प्लेयर्स टू कम, एक फॉरवर्ड, एक हमारा विंगर और एक मिडफील्डर। बट अगर एक फॉरवर्ड, वेदर इट बी अ विंगर और अ स्ट्राइकर, और एक मिडफील्डर आ जाता है तो आई वुड स्टिल बी सेटिस्फाइड विद इट, बट आई वांट 3 प्लेयर्स। आप लोग बताइए आपको कौन कौन से प्लेयर चाहिए और क्या लगता है हम कौन कौन से प्लेयर ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।